Good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon, a very good afternoon, all of you. हर्षित, नीतीश, सीताराम, संगनी, नीतीश, प्रियांशी, राम, कनिका, अभिषेक, राहुल, आनंद, शिवांगी, शालिनी, आनंद, प्रिया, पूजा, अशोक, आलोक, अर्पिता, विकास, आराधना, विजय, इप्सिता, राहुल, पवन, श्याम, गौरी, शेखर, नारायण, अमन, पूजा, निधि, दीपिका, दिव्या, निरंजन, शिवम, आलोक, प्रीति, कीर्ति, प्रशांत, सुगंधा, प्रियांशी, अवंतिका, मोहन, सुजीत, दीपक, रोहित, मोनिका. अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. स्वागत है भाई आप सभी का रीजनिंग स्पेशल 73 बैच में, है ना. ये रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है, 73वां बैच है रीजनिंग का करियरविल प्लेटफॉर्म पर. इससे पहले रीजनिंग के 72 स्पेशल बैचेस आ चुके हैं. शायद 73 है ना. लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कोई और दूसरा नाम तो नहीं है भाई इस बैच का. हाँ जी. और इस बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है करियरविल एप्लीकेशन पर. आज आप लोगों का सभी का आज पहला दिन है, तो भाई मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर. आप सभी का तहे दिल से स्वागत है. बैंड बाजा बारात तो नहीं बजा सकते हैं, है ना. हाँ जी, आपके स्वागत में, बट हम दिल से आप लोगों का शुक्रिया करते हैं जी. सभी का वेलकम, मोस्ट वेलकम. तो जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर पहले से जुड़े हुए हैं उनको पूरा तरीका पता है कि किस तरीके से इस एप्लीकेशन पर बैचेस आते हैं, कैसे टीचर पढ़ाते हैं, हमें नोट्स कहाँ मिलते हैं, क्लास पीएनजी कहाँ मिलती है, हम क्लास नोट्स कैसे बनाते हैं. तो जो बच्चे ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं पहले से, वो फैमिलियर है करियरविल एप्लीकेशन से पूरी तरीके से. लेकिन जो बच्चे है ना, जो बच्चे नए स्टूडेंट है, जो न्यू स्टूडेंट है, जिनका आज पहला दिन है और जिन्होंने अभी है ना अभी अभी ही इस एप्लीकेशन को ज्वाइन किया है, जिन्होंने शायद पहले कभी तैयारी भी नहीं करी है ना, जिन्होंने पहले कुछ भी नहीं करा और वो पहली बार तैयारी करने आए हैं गवर्नमेंट जॉब की. उनके फ्रेंड ने बताया उनको, यार पीयूष सर का बैच आ रहा है रीजनिंग का, ले ले तू जाके, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पीयूष सर, क्या बताऊं तुझे. तो जो बच्चे सिर्फ ये सुनकर पहुंचे हैं और जो है ना जिनका आज पहला दिन है, मैं उन बच्चों के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि भाई इस प्लेटफॉर्म पर जो आप पढ़ रहे हो रीजनिंग, जो इस बैच में आए हो, तो हमारा जो सिलेबस होगा किस तरीके से कंप्लीट होगा, है ना. आप लोग कैसे नोट्स बनाओगे, है ना, नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, क्लास पीएनजी क्या होती है, तो ये सारी बातें थोड़ी सी मैं 5 या 10 मिनट के लिए आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि आज आपका पहला दिन है. ठीक है जी. तो जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, भले ही रीजनिंग बैच में नहीं थे, वो किसी और बैच में थे, बट वो पहले से जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से, तो उनको तो सब कुछ पता है. लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, देखो ये जो बैच है आप लोगों का, ये रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है. इस बैच का कोड है रीजनिंग स्पेशल 73. ठीक है, रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है. ठीक है. इस बैच की खास बात यह है कि ये लाइव प्लस वीओडी बैच है. लाइव प्लस वीओडी. अब आप सोच रहे होंगे ये वीओडी क्या चक्कर है. देखो, वीओडी का मतलब है कि एक पुराना बैच जिसमें ऑलरेडी रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है ना, एक पुराना बैच जिसमें रीजनिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, और उस बैच की पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस, है ना, पूरी की पूरी जो रिकॉर्डेड क्लासेस है वो आप लोगों को वीओडी में दी गई हैं, है ना. पूरी की पूरी रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को वीओडी में दी हुई हैं. ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा बैच हमने ऑलरेडी रीजनिंग का कंप्लीट वीओडी सेक्शन में डाला हुआ है. ठीक है. अच्छा, और यही कंप्लीट रीजनिंग हम लाइव सेशन में भी बेटा कंप्लीट करने वाले हैं. यही पूरी रीजनिंग हम लाइव सेशन में भी कंप्लीट करने वाले हैं, पूरी की पूरी रीजनिंग. ठीक है जी. अच्छा, लाइव सेशन में रीजनिंग कंप्लीट करने में सर हमें कितना समय लगेगा. अगर हम लाइव इस बैच को कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें जो समय लगेगा बेटा वो लगेगा 5 to 6 मंथ. 5 से 6 महीने लगेंगे हमें लाइव रीजनिंग को कंप्लीट करने में. आप लोगों के एक सेकंड बेटा, वॉल्यूम तो एकदम परफेक्ट है बेटा, साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही हैं. दिक्कत कहाँ आ रही है, लेट मी चेक. एक सेकेंड. क्लास तो
एकदम परफेक्ट चल रही है। हमें जो समय लगेगा बेटा वो लगेगा 5 to 6। हाँ जी, ओके। इतने सारे कमेंट्स हैं तो सारे बच्चों के ना कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कोई इशू नहीं है, एक बार मैं बोल देता हूँ। जी हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, लाइव सेशन में रीजनिंग कंप्लीट करने में हमें हमें टाइम लगेगा 5 to 6 मंथ, ठीक है। 5 से 6 महीने में हम इस पूरे बैच को, ठीक है, लाइव सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और अगर हम वीओडी सेक्शन की वॉल्यूम पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4। अरे यार, ये तो किसी और बैच के कमेंट्स हमारे सामने चल रहे हैं, ये क्या हो गया? एक सेकेंड बेटा, आप लोगों के जो कमेंट है वो मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेट मी चेक। एक सेकेंड, मुझे चेक करने दो। किसी और बैच के कमेंट्स मेरे सामने ओपन हो गए हैं। ओके, ओके, चलिए अब परफेक्ट है। हाँ, आपके कमेंट रीजनिंग वाले बैच में दिख रहे हैं। वीओडी की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो अब आने लगे कमेंट। चलिए, हाँ जी, तो भाई आप सबके कमेंट्स आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वीडियो, वीओडी की फुल फॉर्म है बेटा वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है, वीडियो ऑन डिमांड। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, सर ये वीओडी सेक्शन क्यों दिया गया है? जब आप हमें लाइव पढ़ाओगे पूरी की पूरी रीजनिंग, तो ये वीओडी क्यों दी जा रही है सर? हमें पूरा का पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों दी जा रही है हमें किसी एक बैच की? देखो उसके पीछे रीजन ये है, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं, है ना, या फिर वो रीजनिंग में पहले से इंटेलिजेंट है, या फिर वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं या वो ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, उनको ना कुछ स्पेशल सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कोई आप आज आप लोगों ने इस बैच को ज्वाइन किया, ठीक है, और आपका 1 महीने बाद एग्जाम आ गया, मान लो आपका बैंक पीओ का एग्जाम आ गया। अब जब बैंक पीओ का एग्जाम आ गया तो आपको तो 3 ही चैप्टर पढ़ने हैं मेन, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सिलॉक्स, और वो चैप्टर मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, तो आप क्या कहोगे, सर पहले हमारे 3 चैप्टर खत्म करा दो। तो जो वो आपके स्पेशल टॉपिक्स होंगे जो आप जल्दी खत्म करना चाहते हो, तो वो आप वीओडी सेक्शन से खत्म कर सकते हो। अगर आप अपनी मर्जी से रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो आप वीओडी सेक्शन से पढ़ सकते हो। अगर आप अपने अकॉर्डिंग रीजनिंग को खत्म करना चाहते हो, 1 महीने में आप रीजनिंग खत्म करना चाहते हो, जो टॉपिक पहले पढ़ना चाहते हो वो पहले पढ़ लो अपनी मर्जी से, तो आप वीओडी सेक्शन से खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लाइव सेशन में रीजनिंग खत्म करनी है तो बेटा आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जो पहले टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप वहां पे मुझसे डिमांड नहीं कर सकते, सर पहले ये पढ़ाओ, पहले वो पढ़ाओ, पहले ये पढ़ाओ। तो यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा अपने तरीके से, 5 से 6 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में। आपकी जो क्लासेस का टाइम होगा वो टाइम होगा बेटा रेगुलर 2:30 PM टू 3:45 PM, ये आपकी बैच का टाइमिंग है, ठीक है। और ये जो टाइम है बेटा, ये मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी, वीक में 5 दिन हमारी क्लासेस होंगी। 2 दिन जो होगा ना सैटरडे संडे, ये सैटरडे संडे आप लोगों को छुट्टी दी जाएगी। क्यों छुट्टी दी जाएगी? ताकि इन 2 दिनों में आप बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस कर सके, है ना। जो भी आपने 5 दिनों में पढ़ा उसका बैकअप लें, उसका रिवीजन करें और उसकी प्रैक्टिस करें। ये 2 दिन आपको इसलिए दिए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगर आप लोग 2:30 बजे लाइव नहीं आ पाते, बहुत सारे बच्चे हैं जो 2:30 पे लाइव नहीं आ पाएंगे,
तो आप टेंशन ना लो, आप पूरे 24 घंटे में कोई भी एक टाइम निकाल लो। जैसे आप रात को 9 बजे फ्री होते हो, तो आप रात के 9 से रात के 10:15 तक इस क्लास को देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, आप पूरे दिन में कोई एक पर्टिकुलर टाइम निकाल लो और उस टाइम पर आप अपनी क्लास देख सकते हो, ठीक। हाँ जी, ये जरूरी नहीं है कि आप 2:30 बजे लाइव आकर ही क्लास देखो। पूरे 24 घंटे में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो, आप उस टाइमिंग पर अपनी क्लास देखो, तो आपको बिल्कुल लाइव वाली ही फीलिंग्स आएंगी। बट रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, अगर आपको सफलता पानी है तो लाइफ में रेगुलर हो जाओ, ठीक है। अपने जीवन में नियमितता ला लो बेटा, रेगुलर हो जाओ। अगर आप रेगुलर नहीं हो किसी भी चीज में, तो उसका कभी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आपको किसी भी चीज का रिजल्ट लेना है तो आपको लाइफ में रेगुलर होना ही पड़ेगा। आपको, आज आपने इस बैच को ज्वाइन किया है तो ये ठान लो, ये 1 साल आप जो तैयारी कर रहे हो, ये 1 साल जो आप मेहनत कर रहे हो, ये सिर्फ आपकी 1 साल नहीं होगी बेटा, ये 1 साल आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप इस 1 साल में कुछ अच्छा कर गए, आपने कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन पा लिया, समझ रहे हो, तो आपकी पूरी, आप जस्ट 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, कि आपने 1 साल तैयारी करी और इस 1 साल की तैयारी के बाद आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, आप यूपीएसआई सब इंस्पेक्टर बन गए, आपका, है ना, आपका बिहार एसआई में सिलेक्शन हो गया, आप जीएसटी इंस्पेक्टर बन गए, आप डबल एओ बन गए। जस्ट 2 सेकंड के लिए इमेजिन करो 1 साल तैयारी करने के बाद। अच्छा लग रहा है ना इमेजिनेशन करके। तो जब आप ये सफलता पालोगे ना, तो आपकी बेटा पूरी लाइफ चेंज होगी, पूरी लाइफ। और सिर्फ आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, आपकी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, सिर्फ ये 1 साल तैयारी करने से। तो इसको 1 ईयर मत समझना, ये जो 1 साल है ना, ये पूरी आपकी लाइफ है, पूरा आपका जीवन है, समझ रहे हो। हाँ जी, हो सकता है आप अगर और अच्छी पोस्ट पे, आपने यूपीएससी क्रैक कर दिया, तो आप, है ना, अपनी आने वाली 4 पीढ़ियों को भी सुधार सकते हो। क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे बता रहे हैं भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो। देखो, जब आप इस बैच को ओपन करोगे तो लाइव सेशन में जाओगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इंट्रोडक्शन में जाओगे तो इंट्रोडक्शन क्लास मिलेंगी, वीओडी सेक्शन में जाओगे तो वीओडी क्लास मिलेंगी। जब आप ऊपर देखोगे तो आपको नोट्स दिखाई देंगे, जब आप उस नोट्स पे क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शंस आते हैं क्लास पीएनजी, सिलेबस और क्लास नोट्स, ठीक है। तो वहां पर आप क्लास पीएनजी पे क्लिक करोगे तो क्लास पीएनजी आपकी ना रेगुलर अपलोड होंगी। जैसे आज मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, जो भी कुछ मैं बोर्ड पे लिखूंगा, ये सारे पेजेस बेटा अपलोड होते जाएंगे रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। और आपको क्लास नोट्स भी दिए गए हैं जिसमें बहुत सारी पीडीएफ है, प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं, ये हैं, ठीक है। हाँ जी, तो वो आपको नोट सेक्शन में मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ये एप्लीकेशन लैपटॉप में ओपन की हुई है, अगर आप लैपटॉप में क्लास देख रहे हो, तो वहां पे नोट सेक्शन आपको दिखाई नहीं देगा। नोट सेक्शन देखने के लिए आपको इस बैच को अपने मोबाइल में ओपन करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल में ओपन करोगे तो आपको नोट सेक्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक बार आप नोट्स डाउनलोड करने के लिए मोबाइल में एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज, सी सेट, देखो ये जो बैच है ना, इस बैच में जो रीजनिंग आपको कराई जाएगी बेटा, ये स्पेशल बैच है। स्पेशल बैच का मतलब समझते हो, दुनिया के जितने भी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आ रही है, जितने भी सरकारी एग्जाम है जिसमें रीजनिंग आ रही है, हम उस एग्जाम की तैयारी कराएंगे। चाहे वो, देखो, यूपीएससी का पेपर होता है, यूपीएससी का पेपर है, ये सबसे बड़ा पेपर है बेटा भारत में, है ना। इसमें एक सी सेट का पेपर होता है प्रीलिम्स, यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। तो ये जो पेपर होता है हमारा, ये जीएस पेपर 2 होता है, जीएस पेपर 2, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसकी रीजनिंग जो है वो भी हम कराने वाले हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अभी आप ही का साथी, आप ही का बैच का बच्चा अभी यूपीएससी में 107 रैंक लेकर आया है। उसका इंटरव्यू भी मैंने लिया था, शायद आपने, प्रहलाद नारायण शर्मा है, आप उनके बारे में देखना गूगल पे। वो सी सेट के चक्कर में यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं ले पा रहे थे, सोचो, है ना। तो यूपीएससी हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, एलडीसी हो, है ना, रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उस एग्जाम की पूरी रीजनिंग हम कवर कराने वाले हैं, ठीक है जी हाँ। और पुलिस के जितने भी एग्जाम होंगे, पुलिस के एग्जाम्स की रीजनिंग हम कराने वाले हैं। उसके बाद आपके टीचिंग के जितने भी एग्जाम्स होंगे, डिफेंस के, टीचिंग के जितने भी एग्जाम होंगे, डिफेंस के जितने भी एग्जाम होंगे, कहने का मतलब है
बैंक के जितने भी एग्जाम्स होंगे सबकी रीजनिंग हम कराने वाले हैं, चाहे वो बैंक पीओ हो, क्लर्क हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो, जिसको हम आईटी ऑफिसर भी कहते हैं। तो हर एग्जाम की रीजनिंग बेटा इस बैच में कराई जाएगी। और इस बैच का जो लेवल होगा वो एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और हम टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। टॉप लेवल का मतलब है सबसे ज्यादा जो लेंदी रीजनिंग आती है, सबसे ज्यादा जो लेंदी रीजनिंग, लेंदी का मतलब बड़े बड़े जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, बेटा मैं टफ नहीं बोलूंगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो बैंक में आते हैं, है ना। तो हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे और एकदम टॉप यानी कि बैंक पीओ मेंस लेवल तक। बैंकिंग एग्जाम में दो होते हैं, एक तो प्री और एक मेंस, तो बेटा दोनों की ही रीजनिंग हम करेंगे, प्री की भी रीजनिंग करेंगे और मेंस की भी रीजनिंग करेंगे, ठीक है जी हाँ। तो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बस एक सजेशन मैं देना चाहूंगा आप लोगों को कि जो नोट्स सेक्शन में नोट्स अपलोडेड है और जो रेगुलर क्लास पीएनजी अपलोड होंगी उनकी गलती से भी प्रिंट आउट मत निकालना कॉपी, है ना। कोई भी नोट्स, कोई भी पीडीएफ प्रिंट आउट आप नहीं निकालोगे, बिल्कुल नहीं निकालोगे। उसके पीछे रीजन बहुत बड़ा है, उसके पीछे रीजन ये है, ठीक है। प्रिंट आउट आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे, हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ठीक है। लेकिन आज मैं इसके बुक, हाँ देखो बुक पर आ गए है, तो ये बुक ही है बेटा जो रीजनिंग की बेस्ट बुक है मार्केट में, ठीक है। और आप लोग जानते हो इन बुक्स के बारे में, लेकिन मैं आज इन बुक्स के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा इन बुक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको क्या समझा रहा था, हाँ जी, तो हम कहां पर थे, हम यहां पर थे कि इस बैच में हम हर एग्जाम की रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है जी हाँ। और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेवल तक हम पहुंचेंगे। और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने हमारे बारे में कभी नहीं सुना, हालांकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ना सुना हो, लेकिन फिर भी अगर आप गलती से हमारे बैच में आ गए हैं, ठीक है, तो अपने किसी भाई बंधु से जरूर पूछना हमारे बारे में कि सर जो पढ़ाते हैं, ठीक है। और जब आप पढ़ने के बाद सर से कोई एग्जाम देने गए हो अभी तक या नहीं गए हो, और जब एग्जाम देने गए हो तो क्या उस एग्जाम में सर का कराया हुआ कुछ आया कि नहीं आया, तो वो हकीकत आपको जानना बहुत जरूरी है ना। वो इसीलिए क्योंकि जिस डॉक्टर के हम पास जाते हैं, अगर आप उस डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते तो उस, है ना, तो उसकी दवाई से आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए, है ना, जैसे डॉक्टर पे भरोसा होना जरूरी है, ऐसे ही अपने टीचर पे भी भरोसा होना बहुत जरूरी है कि जो सर पढ़ाएंगे, है ना, वही हमारे एग्जाम में आएगा और ये हकीकत है, और वही आपके एग्जाम में आएगा। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आप इस बैच में आ गए हो, एकदम रिलैक्स हो जाओ। जो भी कुछ मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है, वही कंटेंट आपके एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, नथिंग एल्स। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड हम चलेंगे, ऐसा नहीं कि, है ना, कहीं से कुछ हम कराएंगे, ठीक है जी हाँ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू भाई, मेरा भी ढेर सारा प्यार है आप सभी को। एक तो कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं नाम, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैं उम्मीद करता हूं जो एकदम नए स्टूडेंट थे उनको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सिलेबस की, कि रीजनिंग का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है और हम इस बैच में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम सिलेबस की एक बार बात कर लेते हैं जरा, कि रीजनिंग का सिलेबस एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। देखो, अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो कंप्लीट रीजनिंग में बेटा टोटल 46 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल 46 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये 46 चैप्टर हैं जो हमें रीजनिंग में पंडित बना देंगे, है ना। पूरी की पूरी रीजनिंग हमारी कंप्लीट होगी इन 46 चैप्टर को पढ़ने के बाद। अब आप ये सोच रहे होंगे सर मुझे तो सिर्फ ना सीजीएल की तैयारी करनी है, तो मुझे ये बता दो मैं कितने टॉपिक पढ़ लूं। सर मुझे ना सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करनी है, सी सेट की। सर मुझे बताओ मैं कितने टॉपिक पढ़ लूं। सर मुझे तो सिर्फ ना पुलिस की तैयारी करनी है, यूपीएसआई की, मुझे बता दो मैं कितने टॉपिक कर लूं। तो जो बच्चे हैं जो ऐसा सोचते हैं कि मेरा सर पर्टिकुलर ये एग्जाम टारगेट है तो मुझे मेरा सिलेबस बता दो, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़कर
है ना। बैंकिंग स्टूडेंट को छोड़कर कोई भी बच्चा अपना रीजनिंग का सिलेबस नहीं पूछेगा, क्योंकि हर बच्चे को पूरे 46 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट 46 चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट नहीं हो, मतलब अगर आप लाइफ में बैंकिंग के अलावा और भी एग्जाम देना चाहते हो, है ना, सिर्फ बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना चाहते, तो वो बच्चे कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, पूरे 46 के 46 चैप्टर, एक भी चैप्टर आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो बैंकिंग स्टूडेंट है, जिन्होंने अपने लाइफ में बैंकिंग के अलावा कुछ और नहीं देना, उनको 46 चैप्टर नहीं पढ़ने होते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्पेशली बैंकिंग स्टूडेंट के लिए ही सिलेबस डिफाइन किया गया है। बाकी किसी एग्जाम के लिए सिलेबस डिफाइन नहीं है। बाकी हर एग्जाम में आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी है, लेकिन बैंकिंग स्टूडेंट को सिर्फ 19 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ओनली 19 चैप्टर जो उनके सिलेबस में है। हालांकि 19 सिलेबस में, रीजनिंग में 19 में से 18 आते हैं, एक जो चैप्टर है वो आता है उनके मैथ्स में। अब वो कौन कौन से 19 चैप्टर है वो बैंकिंग स्टूडेंट सुन ले। तो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं मैं सिलेबस, बाकी तो आपको पूरे चैप्टर पढ़ने हैं 46 के 46। तो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए पहला चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा पेयर फॉर्मेशन, तीसरा चैप्टर है अल्फाबेटिकल सीरीज, चौथा चैप्टर है बैंकिंग स्टूडेंट के लिए नंबर सीरीज। लेकिन नंबर सीरीज उनका जो सिलेबस में है ना, वो मैथ्स का पार्ट है, ना कि रीजनिंग का। और पांचवा जो टॉपिक है वो है उनका ब्लड रिलेशन, छठा टॉपिक है डायरेक्शन, सातवां सिलॉक्स, आठवां रैंकिंग, नौवां सीटिंग अरेंजमेंट, 10वां पजल, और 11वां चैप्टर है इनइक्वलिटी, 12वां मशीन इनपुट, 13वां आर्गुमेंट, 14 अजम्पशन, 15 कंक्लूजन, 16 कोर्स ऑफ एक्शन, 17 कॉज एंड इफेक्ट, 18 डिसीजन मेकिंग और 19 डेटा सफिशिएंसी। ये 19 चैप्टर हैं बैंकिंग स्टूडेंट को जो पढ़ने हैं। 19 में से ये जो चैप्टर है ये उनके सिलेबस में है, लेकिन मैथ्स में है, रीजनिंग में नहीं है। तो रीजनिंग में सिर्फ 18 ही चैप्टर हैं, और एक जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे नंबर सीरीज, वो उनके मैथ्स में आएगा। तो बैंकिंग स्टूडेंट के लिए सिर्फ इतना ही है। और बाकी जो बच्चे हैं उनको कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, उनको एक भी टॉपिक नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना है, सब कुछ आपको पढ़ना है, पूरी रीजनिंग आपको पढ़नी है, समझ रहे हो। हाँ जी, कुछ भी आपको नहीं छोड़ना। अब आप मुझे एक बात बताओ कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, हालांकि देखो आजकल ना कंपटीशन बहुत टफ है, इतना टफ कंपटीशन है जिसकी कोई हद नहीं, है ना, बहुत टफ कंपटीशन है ना। एक जॉब है, 1000 स्टूडेंट हैं सिलेक्शन लेने के लिए, और हर बच्चा तैयारी कर रहा है, तो सिलेक्शन पाना आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, अगर आप में से किसी बच्चे ने एग्जाम दिया होगा तो वो प्लीज शेयर करें अपनी प्रॉब्लम। सिलेक्शन पाने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब जो सबसे पहली दिक्कत है एग्जाम जब हम देने जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम क्या फेस करते हैं। सर सबसे पहली जो प्रॉब्लम है हमारे सामने वो आती है टाइम को लेकर। सर हमें ऐसा लगता है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन तो इजी होते हैं, है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वेश्चंस हैं इजी। 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें, अगर हम 2-4 क्वेश्चन को छोड़ दें तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, लेकिन टाइम की हमारे पास बहुत कमी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी स्पीड है ना वो एकदम जीरो होती है, जीरो, एकदम पुअर। हम क्वेश्चन को कम से कम 2-2 बार पढ़ते हैं, हमें पहली बार पढ़ने में समझ ही नहीं आता, और 2 बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं, और इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है, तो हम इसको मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है। तो सेल्फ प्रिपरेशन से सबसे बड़ा लॉस हमारे सामने ये है। अगर हम सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम सिलेक्शन नहीं पा सकते सेल्फ प्रिपरेशन से, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। आप एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन सॉल्व तो कर दोगे, लेकिन वहां नहीं कर पाओगे, घर आके कर दोगे, ठीक है, क्योंकि वहां आपके पास टाइम नहीं होगा। इसलिए हमें कोचिंग की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर अप्रोचेस की हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना अप्रोचेस के, बिना ट्रिक्स के हमारी स्पीड नहीं इंप्रूव हो सकती। तो कोचिंग ज्वाइन हम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने क्वेश्चंस को, जी हाँ, चुटकियों में सॉल्व कर सके, ठीक है। और हम तो कहते हैं भाई, है ना, आपने भी पढ़ा भी होगा, रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर। आधे से ज्यादा रीजनिंग हम बेटा विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे सॉल्व। जब हम विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे तभी तो हमारी स्पीड इंप्रूव होगी। तो आज आप, मतलब अब आप रीजनिंग में ना, आप एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ोगे रीजनिंग जिसमें ऐसे जादू देखोगे कि ना आप पेन का यूज करोगे ना पेपर का यूज करोगे, और कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू कर दोगे।
है ना। मतलब एक ऐसा बच्चा जो क्वेश्चन को पढ़ने में जितना समय लेगा ना, उससे भी आधे समय में आप अपने क्वेश्चन का आंसर ला दोगे, क्वेश्चन पढ़ना तो छोड़ो। ठीक है, इसीलिए हमें कोचिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि हमारी स्पीड बेहतर हो सके। स्पीड को बेहतर करने के दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास परफेक्ट अप्रोच होनी चाहिए, जिसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, है ना। दूसरी चीज, उस अप्रोच और उस ट्रिक की प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम कार चलाना सीखते हैं तो सिर्फ कार चलाने से ही, है ना, हम परफेक्ट नहीं हो पाते। जब तक हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, रेगुलर हम उसकी प्रैक्टिस ना करें, तब तक फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो और 5 महीने में अगर आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बावजूद भी आपका एग्जाम नहीं है, और एग्जाम आपका 4 महीने बाद है, तो बेटा जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिस सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो या जीएस हो, आपको पढ़ने चारों सब्जेक्ट ही हैं। किसी भी सब्जेक्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते अगर सिलेक्शन पाना है तो। ठीक है, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमें तब तक प्रैक्टिस करने हैं जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो पाता। भले ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, लेकिन बीच में ब्रेक मत लेना। सबसे बड़ी भूल है जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, बीच में ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेक हमें नहीं लेना है, रेगुलर, ठीक है, रूटीन में रहना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है टिल एग्जाम, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो अगर मैं सिलेबस पे नजर डालूं तो बेटा रीजनिंग में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, ये जो स्टार्टिंग के 7 चैप्टर्स हैं, ये सातों के सातों जो चैप्टर है ना बेटा, ये डिपेंड है अल्फाबेट पर। ये सातों चैप्टर बेटा अल्फाबेट पर डिपेंड करते हैं। अल्फाबेट समझते हो? अरे वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला पे डिपेंड करते हैं ये सारे के सारे चैप्टर। अगर आप इन चैप्टर्स के आंसर कुछ ही सेकंड्स में देना चाहते हो तो आपको बहुत बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। पता है क्या बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए? आपको हर अल्फाबेट का प्लेस पता होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं भैया, कितने लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? तो 26 लेटर होते हैं। सभी जानते हैं भैया 26 अक्षर होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं 19वां अक्षर क्या है, तो आप क्या करोगे? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे काउंटिंग करोगे ना। लेकिन अगर आप ऐसे काउंटिंग करोगे तो आंसर तो दोगे, लेकिन उस आंसर से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इतनी देर में दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल जाएगा। तो एटलीस्ट ये बहुत बेसिक चीज हम पढ़ेंगे आज, एकदम जीरो लेवल की क्लास है। ठीक है, आज आप लोगों का पहला दिन है, तो बहुत बेसिक सी बातें बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बेसिक सी बात यही है कि जितने भी अल्फाबेट है, ये जो 26 लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, इन 26 के 26 अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला का पहला अक्षर होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी, चौथा होता है डी, है ना, 24वां अक्षर होता है एक्स, 25वां होता है वाई और 26वां अक्षर होता है जेड। ये 26 के 26 अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए, और इस तरीके से कि माइंड में अल्फाबेट और नंबर ये दोनों एक साथ दिखना चाहिए। अगर हम माइंड में 19 देख रहे हैं तो हमें 19 दिखना चाहिए एस, और हम एस देख रहे हैं तो हमें दिखना चाहिए 19, यानी कि ये दोनों चीजें हमें एक साथ दिखनी चाहिए। इस तरीके से हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, और डेफिनेटली बस शुरू के 2 दिन, है ना, स्टार्टिंग के 2 दिन में ही मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, सिर्फ आज का दिन और कल का दिन, सिर्फ 2 दिनों में ही। अब इन 26 अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कैसे करें? देखो बहुत सारे बच्चों ने बता दिया इजोटी इजोटी। हाँ, तो कुछ बच्चे जानते हैं पहले से, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में इजोटी। ठीक है, इस वर्ड में 5 लेटर होते हैं। इजोटी में 5 लेटर होते हैं, EJOTY 5 लेटर होते हैं, और हर लेटर के प्लेस में ना 5-5 का डिफरेंस होता है। हर लेटर के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस होता है, 5, 10, 15, 20, 25। अंग्रेजी वर्णमाला में जो ई है बेटा, ई कितने स्थान पर आता है? सर ई आता है 5वें स्थान पर। अंग्रेजी वर्णमाला में ई 5वें स्थान पर आता है, और हर लेटर के प्लेस में 5-5 का डिफरेंस होता है। कैसे? 5, 10, 15, 20, 25। तो कहने का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला में ई 5वें स्थान पर आएगा, 10वें स्थान पर क्या आएगा? जे आएगा, 15वें स्थान पर क्या आएगा? ओ आएगा, और 20वें स्थान पर क्या आएगा? टी आएगा, और 25वें स्थान पर क्या आएगा? वाई आएगा। सर क्या करें हम इजोटी का, है क्या करें? देखो ये जो इजोटी है, ये जो 5 लेटर है ना, ये पूरे 26 लेटर का प्लेस ना चुटकियों में बता सकते हैं, पूरे 26 लेटर का प्लेस। सर कैसे बता सकते हैं? ये पूरे 26 लेटर का प्लेस चुटकियों में कैसे बता सकते हैं? देखो मैंने आपसे पूछा था कि एस का प्लेस क्या होगा। अब ये जो लेटर एस है, ये इन 5 में से तो नहीं है,
है? बताओ इन पांचों में से है एस? नहीं। अब आपको ये देखना है कि जो एस लेटर है वो इन पांचों लेटर में से किस लेटर के सबसे नजदीक है। आपको मन में सोचना है भाई एस किस लेटर के सबसे नजदीक है। सर एस जो लेटर है वो टी के सबसे नजदीक है, एस टी। अब हमें पता है T20 ST, तो T से पहले S है, T का प्लेस है 20, 20 से ठीक पहले क्या होगा 19। जैसे हमें देखना है I, बेटा I किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर आई जे का प्लेस है 10 और 10 से पहले बेटा 9 होता है ना। जे से पहले आई, 10 से पहले क्या होता है? 10 से पहले 9 होता है, आई जे। हमें सोचना है एन किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर एन ओ 15, तो एन का प्लेस क्या होगा? 15 से ठीक पहले क्या आ गया? 14 आ गया। सोचो एक्स किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर एक्स वाई 25, तो एक्स आ गया 24। सोचो के किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर जे 10, तो के हो गया 11। सोचो पी किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर ओ 15, पी हो गया 16। सोचो यू किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर T20, तो यू हो गया 21। देखो अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको उंगलियों पे काउंटिंग नहीं करनी है ना। आप लोग इस वर्ड को ध्यान से देखना, इस जोटी को अपने दिमाग में इसको प्रिंट कर लो, छाप लो बेटा। 5, 10, 15, 20, 25 इसको अपने दिमाग में छाप लो। अब मैं यहाँ पे रैंडम अल्फाबेट लिख रहा हूँ, आप उसका प्लेस पता लगाने की कोशिश करना इजोटी की हेल्प से। इजोटी की हेल्प से इन लेटर्स के प्लेस क्या होंगे एक बार पता लगाने की कोशिश करना। रैंडम तरीके से इनको अपने दिमाग में आप लोग छाप लो, ठीक है? हाँ जी, इनका प्लेस पता लगाने की कोशिश करो, इन लेटर्स का प्लेस क्या होगा। चलिए जरा आप इन लेटर्स का प्लेस लिखो, फटाफट से, जल्दी से लिखो। हेलो जी, कोई भी बच्चा उंगलियों पे काउंटिंग नहीं करेगा, ABCDEFG उंगलियों पे गलती से भी काउंटिंग नहीं होगी, ठीक है? सारे के सारे अल्फाबेट के प्लेस आपको इन लेटर्स से देखने हैं, अपने माइंड में इन एजोटी को हाँ जी, तो आपने हर लेटर का प्लेस पता लगा लिया एजोटी के, एजोटी को रेफरेंस बना के, है ना। जी किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर EFG 5, 6, 7। आर किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर RST 18, 19, 20। वी किस लेटर के सबसे नजदीक है? सर TUV 20, 21, 22। आई जे से पहले आई यानी कि 10 से पहले 9। के 10 के बाद 11। MNO ओ से बेटा 2 पहले, तो MNO 13, 14, 15। क्यू 15, 16, 17। WXY वाई से 2 पहले बेटा, 25 से 2 पहले। RST टी से 2 पहले, है ना, 20 से 2 पहले। TU 20 के बाद 21। JKL 10, 11, 12। OP। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका प्लेस ना उनके अंदर ही छुपा हुआ है। अगर उन लेटर्स को मैं ध्यान से देखूं, कुछ ऐसे लेटर हैं जो अपनी शेप में ही उसका प्लेस बता देते हैं। जैसे आई, जरा आई को ध्यान से देखो। आई हमें किसकी शेप दे रहा बेटा? सर आई हमें शेप दे रहा 9 की। जी को ध्यान से देखो, जी के अंदर बेटा क्या छुपा हुआ है? सर जी के अंदर 7 छुपा हुआ है। एच को ध्यान से देखो, एच हमें किसकी शेप देगा? अगर मैं ऐसे फोल्ड कर दूं एच को, तो एच हमें किसकी शेप देगा? 8 की। सर एम को ध्यान से देखो बेटा, ये क्या होता है? ये होता है 3। अच्छा, 3 से या तो बनेगा 3, या बनेगा 13, या बनेगा 23, है ना। तो जो एम है वो तीसरा अक्षर तो है नहीं, तीसरा अक्षर तो सी है ना। ये 23वां अक्षर हो नहीं सकता भाई, 23 तो बहुत दूर हो गया ना, तो ये हो गया 13वां अक्षर। अच्छा, डब्ल्यू ये भी तो 3 है। अब ये 3 से क्या बनेगा? 3 से 3 बन नहीं सकता, 13 नहीं बनेगा, 3 से बनेगा 23। बेटा 3 से 3 ही बनेंगे, या तो 3 बनेगा, या 13 बनेगा, या 23 बनेगा। अब ये 3 से बना 13 और ये 3 से बना 23, ठीक है। तो कुछ ऐसे लेटर हैं जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ है, अगर हम उन लेटर्स को ध्यान से देखें तो,
ठीक है, चलिए आपने ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करी इजोटी की, लेकिन एक चीज याद रखना, अब आपको अपने घर पे पता है क्या करना है। मैं एक घर पे एक छोटा सा काम दे रहा हूं और सिर्फ पहले दिन ही आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। आज के बाद आपको कभी घर पे कोई काम नहीं दूंगा, ठीक है। आपको अपने घर पे क्या करना है, आप 5 मिनट की प्रैक्टिस, बेटा 5 मिनट्स की प्रैक्टिस आप इजोटी पे करोगे। इजोटी पे 5 मिनट की प्रैक्टिस करोगे। किस तरह से प्रैक्टिस करोगे, इस तरीके से एक रैंडम अल्फाबेट अपने माइंड में जनरेट करना और इजोटी से प्रैक्टिस करना। फिर इसके बाद क्या करोगे, अगले 5 मिनट आपको क्या करना है, एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेना है। एक इंग्लिश का पैराग्राफ जिसमें 4-5 लाइन हो। अब उस पैराग्राफ में आपको पता है क्या करना है, जैसे पैराग्राफ है माई नेम इज पीयूष, मतलब उसमें एक लाइन है माई नेम इज पीयूष, और इसी तरीके से एक पैराग्राफ है जिसमें कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, है ना, 4-5 सेंटेंस लिखे हुए हैं। अब आप क्या करोगे, हर एक अल्फाबेट के ऊपर ना उसका प्लेस लिखना। जैसे एम होता है 3 से बन गया 13, इजोटी में वाई हो गया 25, सर ओ से पहले 14। तो इस तरीके से आप हर एक अल्फाबेट का ना प्लेस लिखना। तो जब आप दूसरी, तीसरी, चौथी लाइन की प्लेसिंग करोगे ना, तो मैं ये गारंटी देता हूं इजोटी को आप भूल जाओगे। बेटा इजोटी कोई फॉर्मूला नहीं है जिसको हमें याद रखना है। इजोटी जो वर्ड है ये सिर्फ आज आप यूज करोगे, आज के बाद पूरी रीजनिंग में हम कभी भी इजोटी वर्ड का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप ये पैराग्राफ राइटिंग अपने घर पे कर लोगे ना, उसके बाद हर एक अल्फाबेट और उसका प्लेस आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और जब आप आज की लाइफ, ये जो आज की क्लास ले रहे हो, आज की क्लास लेने के बाद भी मैं ये गारंटी देता हूं कि जो अल्फाबेट के प्लेस हैं ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएंगे आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। चलिए, तो ये 10 मिनट का होमवर्क है बेटा, ईमानदारी से सारे बच्चे कर लेना, बहुत जरूरी है। छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी है करना। एक चीज याद रखना बेटा, हम जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं ना, अगर इस एग्जाम में हमारी सिर्फ इंटेलिजेंस ही देखी जाती ना, तो हमारे जो मार्क्स है ना, परसेंटेज मार्क्स, उस बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस नहीं देखी जा रही है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, हमारी सिर्फ देखी जा रही है मेहनत। हम कितने मेहनती हैं, हम कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजों की, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करोगे स्पीड आपकी उतनी, स्पीड सिर्फ और सिर्फ उसी बच्चे की होती है जो प्रैक्टिस करता है, जो मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट है सिर्फ उसी की, ना बेटा, है ना। चाहे आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, अपने कॉलेज के टॉपर क्यों ना हो, यहां इस फील्ड में, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप बिलो एवरेज स्टूडेंट क्यों ना रहे हो अपने जीवन में, यहां सरकारी नौकरी की तैयारी में कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, ठीक है। सरकारी नौकरी एक ऐसा फील्ड है ना, यहाँ सिर्फ वही बच्चा सिलेक्शन लेता है जो अब मेहनत करता है, अब प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसी बच्चे की स्पीड इंप्रूव होगी, चाहे आप बिलो एवरेज हो या इंटेलिजेंट हो, इट डजंट मैटर, ठीक है। क्योंकि चाहे आप कितने भी, आप सोचो कि सर हमें जिंदगी में आज तक कभी पढ़ाई समझ नहीं आई, चिंता मत करो बेटा, हम हैं यहाँ पे, ठीक है। समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे आप कितने गए गुजरे हो, समझाना हमारा काम है, दिमाग में प्रिंट करा देंगे चीजों को, ये मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है कि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करना, फिर सिलेक्शन आपका दूर नहीं होगा, ठीक है जी। तो मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सिलेक्शन बेटा आपको लेना है, मुझे नहीं लेना। एक चीज याद रखना, सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत भी आप ही को करनी है, प्रैक्टिस भी आप ही को करनी है, ठीक है। चलिए, तो हम इस बैच में सबसे पहले आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जैसा कि हम हर बार करते हैं, है ना जी, रीजनिंग का जो बेसिक चैप्टर है वही हमें शुरू करना होता है। क्यों? क्योंकि वही चैप्टर हमारे अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करा सकता है, और कोई चैप्टर नहीं करा पाता, क्योंकि बाकी चैप्टर्स में ना अल्फाबेट की प्लेस की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, लेकिन जब तक हमें अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस नहीं है, तब तक उस चैप्टर को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ना। तो बाकी चैप्टर्स को पढ़ने के लिए अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सिर्फ रीजनिंग में एक ही चैप्टर है जो अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराता है। और वो कौन सा चैप्टर है जानते हो आप लोग? हम एक ही चैप्टर से शुरुआत करते हैं, और उस चैप्टर का नाम है अल्फाबेटिकल सीरीज। जी हाँ, ये चैप्टर इसीलिए ताकि अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस बहुत खतरनाक तरीके से हमें हो जाए, ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला, इसको हिंदी में कहते हैं
वर्णमाला श्रृंखला। अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करूं, देखो सीरीज तो बहुत है, हमारे सिलेबस में काफी सारी सीरीज है। सीरीज से आप ये मत समझना कि सारी सीरीज हम कंप्लीट करेंगे, सीरीज बहुत सारी है। एक सीरीज होती है अल्फाबेटिकल सीरीज, जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, अंग्रेजी है ना, वर्णमाला श्रृंखला। एक सीरीज होती है बेटा नंबर सीरीज, नंबर सीरीज, संख्याओं की श्रृंखला। एक सीरीज होती है बेटा नॉन वर्बल सीरीज, है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज होती है। पिक्चर, जो पिक्चर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उन पिक्चर वाले क्वेश्चन की सीरीज होती है। एक सीरीज होती है बेटा लेटर सीरीज, जो लेटर्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की सीरीज होती है। तो सीरीज तो बहुत टाइप की है हमारे सिलेबस में, लेकिन अभी जो हम शुरू कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेटिकल सीरीज में जो हमारी सीरीज है वो कौन कौन सी सीरीज है, मैं आपको टोटल ना 8 सीरीज पढ़ाऊंगा, और उन 8 सीरीज को पढ़ने के बाद आप किसी भी अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व कर सकते हो चुटकी बजाकर, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर, ना पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत। सबसे पहली सीरीज है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अंग्रेजी वर्णमाला नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज A to Z। दूसरी सीरीज है इसकी रिवर्स सीरीज, जो की है Z to A। थर्ड सीरीज है बेटा इवन सीरीज, वो सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ इवन लेटर सी होते हैं। फोर्थ सीरीज है ऑड सीरीज, वो सीरीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑड लेटर्स होते हैं। नेक्स्ट सीरीज हम पढ़ेंगे जिसमें हम फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे, सेकंड हाफ को भी रिवर्स करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेंगे, सेकंड हाफ को नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ को रिवर्स करेंगे, फर्स्ट हाफ को नहीं करेंगे। और एक सीरीज हम पढ़ेंगे अल्फा न्यूमेरिक, तो अल्फा न्यूमेरिक। ये टोटल 8 सीरीज हम पढ़ते हैं, और इन 8 सीरीज को पढ़ने के बाद फिर हम कोई भी सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ये 8 बेसिक सीरीज हमें पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सीरीज की बात करूं, कोई भी अल्फाबेटिकल सीरीज है, जैसे नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है ABCD to XYZ, ठीक है। अच्छा, इस सीरीज में एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है। आप लोग जानते हैं ना राइट और लेफ्ट क्या होता है? आपको पता है ना आपका लेफ्ट और राइट हैंड क्या होता है? भाई अगर आप मेरी तरफ ध्यान से देख रहे हो तो ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अगर आप बोर्ड की तरफ ध्यान से देख रहे हो तो ये हमारा राइट हैंड है और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। तो जो हमारा राइट और लेफ्ट होता है वही इस सीरीज का भी राइट और लेफ्ट होगा। जैसे कि ये जो एंड है बेटा, ये सीरीज का होगा राइट एंड, इसको हिंदी में हम कहेंगे दाया छोर, दाया छोर, ठीक है। जो हमारा राइट वो इसका राइट, जो हमारा लेफ्ट वो इसका लेफ्ट। और ये सीरीज का है लेफ्ट एंड, जिसको हम कहेंगे हिंदी में बाया छोर। ये हो गया सीरीज का बाया छोर। तो अगर हम कहते हैं बाएं से तो हमें चलना होगा यहां से, क्योंकि ये है बाया, है ना। अगर हम कहेंगे ना बाएं से तो ये होगा बेटा बाएं से। अगर हम कहेंगे दाएं से, दाएं से, तो हमें चलना होगा यहां से, क्योंकि ये है हमारा दाया छोर, ठीक है। जो हमारा लेफ्ट राइट वो इसका लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, ठीक है बाबू। सीरीज के लेफ्ट राइट हैंड हमारे अकॉर्डिंग होंगे। मान लो बीच में कोई लेटर है, जैसे एक लेटर है जे, तो जे के आसपास के जो लेटर है वो आई और के है। तो जे के लेफ्ट हैंड पर, जे के लेफ्ट में कौन सा लेटर है? जे का लेफ्ट वो होगा जो हमारा लेफ्ट है, तो ये हो गया जे का लेफ्ट हैंड। और जे का राइट होगा जो हमारा राइट है, ये हो गया बेटा, ये हो गया जे का राइट हैंड, ठीक है। ये हो गया जे का बाया, ये हो गया जे का बाया, और ये हो गया जे का दाया। तो बाया दाया लेफ्ट राइट बेटा हमारे अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक जी। तो मैं सीरीज शुरू करता हूं, अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे अल्फाबेटिकल सीरीज का अपने सामने, और जब आप ये क्वेश्चन देखोगे बेटा, ठीक है, तो आप लोगों को ना क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन नोट नहीं करना है ना। बिल्कुल भी क्वेश्चन नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करोगे, सिर्फ और सिर्फ आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे कि ये लिखा क्या है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना,
ठीक है, सिर्फ आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे। अच्छा, एक चीज और, जो अपनी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, वो अपने क्लास नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स खुद बनाएंगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, मतलब अपने हाथों से बनाएंगे, जो लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो पहले रीजनिंग पढ़ चुके हैं या जो है ना जो पहले ऑलरेडी रीजनिंग पढ़ चुके हैं, उनको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो क्लास पीएनजी है ना, उसी से काम चला लेंगे। मैं डेली क्लास पीएनजी अपलोड करूंगा, वही उनके नोट्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वो बच्चे सारे के सारे खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे। अच्छा, जब वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे तो ये क्वेश्चन मत लिखना हैंड रिटन नोट्स में, सिर्फ और सिर्फ आपको हैंड रिटन नोट्स में अप्रोचेस लिखनी होती हैं और सोल्यूशन लिखना है बस क्वेश्चन का, और कुछ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी नोट सेक्शन में पीडीएफ अपलोडेड है, ठीक है। हाँ जी, तो पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले तो हमें लिखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला, क्योंकि काउंटिंग हमें अंग्रेजी वर्णमाला में करनी है, तो हमें अंग्रेजी वर्णमाला लिखनी होगी। ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला हो गई। तो क्या कहना चाह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अच्छा कोई एक अक्षर हमें काउंट करना है, कोई एक अक्षर हमें बताना है, ठीक है। कौन सा अक्षर बताना है, हमें वो अक्षर बताना है जो कि बाएं से चौथे, बाएं से चौथा। अब बेटा बायां भी मैंने आपको क्या बताया, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा बायां छोर है ना, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, यानी कि बायां, बाएं से चौथे। तो हमें बाएं से चौथा अक्षर काउंट करना है, जो कि क्या है, डी है। हमें क्या करना है, बाएं से चौथे, चौथा अक्षर कौन सा है, डी। बाएं से चौथे के दाएं छठा, अब इसके दाएं छठा चलना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया था कि इसका दाया क्या होगा, जो हमारा दाया है, तो इसके दाएं छठे पर आ जाओ। इसका दाया छठा ये है, तो 4 और 6 10, 10वां अक्षर यानी कि जे। तो जे इज द राइट आंसर। लैंग्वेज को फिर ध्यान से समझो, बाएं से चौथे यानी कि डी, और उसके भी दाएं छठा, 4 और 6 10, 10वां अक्षर यानी कि जे। जे इज द राइट आंसर। अच्छा, इस लैंग्वेज को जरा इंग्लिश में समझते हैं, इंग्लिश में भी तो समझेंगे। विच लेटर विल बी, विच लेटर विल बी, हमें कोई एक लेटर काउंट करना है। कौन सा लेटर काउंट करना है, विच लेटर विल बी 6 टू द राइट ऑफ, किसके 6 टू द राइट, किसके 6 टू द राइट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भाई 6 टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, किसके 6 टू द राइट, 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। पहले 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड काउंट करेंगे, देन आफ्टर इसके 6 टू द राइट, देन योर आंसर विल बी जे। मैं उम्मीद करता हूं है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी, है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ गई ना, कि क्या क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं ना। लेकिन अगर इस लैंग्वेज से आप एग्जाम में क्वेश्चन बनाओगे तो बेटा आपका ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका ना टाइम बहुत वेस्ट होने वाला है ना। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से डील नहीं कर सकते। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये एकदम बेसिक अप्रोच है, लेकिन ये अप्रोच एग्जाम में हमें यूज नहीं करनी है, क्योंकि ये टाइम टेकन अप्रोच है। अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा ध्यान से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो सबसे पहले कौन सी पोजीशन आई बेटा, राइट। उसके बाद कौन सी पोजीशन आई, लेफ्ट। तो क्या ये जरूरी है कि जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो हमेशा सबसे पहली पोजीशन राइट आएगी, दूसरी लेफ्ट आएगी? क्या ये जरूरी है? नहीं सर, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि पहले राइट होगी बाद में लेफ्ट होगी। सर ऐसा भी हो सकता है पहले लेफ्ट हो बाद में राइट हो। सर ये भी तो हो सकता है पहले भी राइट हो बाद में भी राइट हो। सर ये भी तो हो सकता है पहले भी लेफ्ट हो बाद में भी लेफ्ट हो। तो 4 केसेस बन सकते हैं भाई, 4 ही केस बनेंगे ना। हिंदी में पढ़ोगे तो भी यही है, हिंदी में पढ़ोगे तो भी यही है बेटा, कि अगर जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि पहली पोजीशन बाएं और दूसरी दाएं हो। जरूरी नहीं है कि पहली पोजीशन बेटा बाएं हो और दूसरी दाएं हो। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है सर पहली पोजीशन दाएं हो और दूसरी बाएं हो। सर ये भी हो सकता है दोनों ही पोजीशन दाएं हो, दोनों ही पोजीशन दाएं हो। और सर ये भी हो सकता है कि दोनों ही पोजीशन हमारी बाएं हो,
दोनों ही पोजीशन बाएं हो। अब देखो आपको करना क्या है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर हमारी दोनों पोजीशन बेटा डिफरेंट है, अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना, तो हम इन दोनों नंबर को ना आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ऐड। अगर हमारी बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट है, अगर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो हम इन नंबर्स को ना आपस में कर देते हैं ऐड। और अगर दोनों पोजीशन हमारी सेम है, तो हम निकाल देते हैं डिफरेंस। कहने का मतलब है डिफरेंट आने पर हम करेंगे प्लस और सेम आने पर हम करेंगे माइनस, है ना। सेम आने पर हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे बेटा? डिफरेंट आने पर हम करेंगे प्लस और सेम आने पर हम करेंगे माइनस। सेम आने पर हम करेंगे माइनस। दोबारा से समझते हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पर हमारी दोनों पोजीशन डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर हम ना प्लस करते हैं। प्लस का मतलब है 4 और 6 10, 10वां अक्षर आ गया। लेकिन अब ये कंफ्यूजन है कि ये जो 10वां अक्षर है ये अंग्रेजी वर्णमाला में किस छोर से है, ये लेफ्ट हैंड से है या ये राइट हैंड से है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में दो एंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड। बेटा ये 10वां अक्षर बाएं छोर से है या दाएं छोर से है, ये कैसे पता चलेगा हमें, है ना। ये पता कैसे चलेगा? तो बेटा इसको पता लगाने से एक छोटी सी ट्रिक है इसको पता लगाने के लिए। 10वां अक्षर कहां से है? जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं, तो बेटा हिंदी में जो पोजीशन पहले है ना, हिंदी में जो पोजीशन पहले है, आंसर भी हमें उसी छोर से देना है। अगर बायां पहले है तो आंसर बेटा बाएं से बनेगा, अगर दायां पहले है तो आंसर बनेगा दाएं छोर से, अगर दायां पहले है तो आंसर बनेगा दाएं छोर से, और अगर बायां पहले है तो आंसर बनेगा बाएं छोर से। तो जब हम क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं तो जो पोजीशन हमारी पहले है आंसर भी वहीं से बनता है। ठीक है, तो ये जो 10वां अक्षर आया है ये कहां से आएगा बेटा? बाएं छोर से आएगा। बट अब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ो, जो हिंदी में पहले है वही पोजीशन इंग्लिश में लास्ट में है। तो कहने का मतलब है हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे, तो इंग्लिश वाले बच्चे जो पोजीशन हमारी लास्ट में है ना, आंसर उस एंड से बनेगा। बेटा लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट एंड से बनेगा, अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा। हिंदी आगे है? हाँ जी, हिंदी आगे इंग्लिश पीछे। अब आपको करना क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं कंसेप्ट को, और आप लोग मेरे साथ साथ इस कंसेप्ट को दोबारा रिपीट करो। पोजीशन सेम आने पर, पोजीशन सेम आने पर, जोर से बोलो बेटा, पोजीशन सेम आने पर। बेटा किसी का डर नहीं है आपको, अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हैं तो मत बोलना, ठीक है, वरना लाइब्रेरी को छोड़कर आप कहीं भी हैं तो जोर से बोलो। जय माता दी नहीं कहना है, इसको रिपीट करना है। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। इन केस ऑफ इंग्लिश, इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर देंगे लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर देंगे पहले वाली पोजीशन से। तो इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे। इंग्लिश वाले लास्ट वाले, हिंदी वाले दिख नहीं रहा, क्या नहीं दिख रहा बेटा? ये बायां है, ये दायां है, ये दायां है, ये बायां है। क्या चीज नहीं दिख रही तुम्हें है? हिंदी वाले पहले वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे, है ना हमें पेन की जरूरत ना पेपर की जरूरत, और ये दो क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं विदाउट पेन एंड पेपर, और वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ठीक है, हाँ जी। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे साथ सॉल्व करो। चलो, दोनों पोजीशन बेटा डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। 4 और 6 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से, और अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां। इजोटी को याद करो बेटा, आज तो याद करोगे इजोटी को, कल नहीं करेंगे, तो इजोटी को याद करो। सच जे 10, तो जे आंसर आ गया। देखो इंग्लिश में सॉल्व करो, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 4 + 6 10, 10th फ्रॉम विच एंड? इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, तो 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा? जे। जे इज द राइट आंसर। देखो दोनों ही पोजीशन क्या है? दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे। 5 + 10 15, 15 फ्रॉम विच हैंड? लेफ्ट हैंड।
क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 और 10 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से होगा। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर देंगे, आंसर दोनों का सेम ही आना है। अब ये बताओ 15वां अक्षर क्या होता है, 15वां अक्षर क्या होता है सर, 15वां अक्षर होता है ओ। ओ इज द राइट आंसर। डेस्कटॉप में दिखाई क्यों नहीं देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। अब आप एक काम करो, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में कंसेप्ट लिख लो, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में लिख लो, दोबारा से लिख लो इसको, दोबारा कंसेप्ट नोट डाउन कर लो। अगर दोनों पोजीशन हमारी लेफ्ट हैंड से है ना, हो सकता है एग्जाम में दोनों पोजीशन हमारी राइट से हो, या फिर हो सकता है एक लेफ्ट हो और दूसरी राइट हो, या फिर हो सकता है एक राइट हो और दूसरी लेफ्ट हो। ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, चारों पॉसिबिलिटी लिख लो बेटा फटाफट से। हिंदी वाले बच्चे लिखो, हो सकता है अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों पोजीशन बेटा बाएं छोर से आ जाए, हो सकता है दोनों ही पोजीशन दाएं छोर से आ जाए, हो सकता है पहली पोजीशन बाएं से हो और दूसरी पोजीशन दाएं छोर से हो सकता है पहली पोजीशन दाएं से हो और दूसरी बाएं से हो। क्या करना होता है हमें, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे, लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से बनेगा। ठीक है, राइट बाद में है तो आंसर जो होगा हमारा राइट हैंड से होगा, फ्रॉम राइट हैंड, है ना। राइट बाद में है तो आंसर राइट हैंड से होगा, फ्रॉम राइट हैंड। और अगर लेफ्ट बाद में है तो आंसर लेफ्ट हैंड से होगा, फ्रॉम लेफ्ट हैंड। और हिंदी वाले बच्चे पहले वाली पोजीशन से आंसर देंगे, बायां पहले है तो आंसर बाएं छोर से होगा, बाएं से। ठीक है, दायां पहले है तो आंसर दाएं छोर से होगा, दाएं से। और अगर बायां पहले है तो आंसर बाएं छोर से होगा, बाएं से। और अगर दायां पहले है तो आंसर दाएं छोर से होगा, दाएं से। तो हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर, इंग्लिश वाले बच्चे पीछे वाली पोजीशन से आंसर। ठीक है जी। अब ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना, ये बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है। इस बेसिक सी ट्रिक का यूज हम अगले 2 क्वेश्चन में करेंगे, और मैं ये गारंटी लेता हूं आप विद इन 10 सेकेंड दोनों क्वेश्चन का आंसर दोगे, ये मेरी गारंटी है। आप अपनी लाइफ में आज तक कोई क्वेश्चन 10 सेकेंड में सॉल्व नहीं कर पाए थे, लेकिन आज पहली बार सिर्फ 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है आपने अभी तक, और इन 2 क्वेश्चन को करने के बाद ये मेरी गारंटी है लाइफ में पहली बार आप 10 सेकेंड में आंसर दोगे इन दोनों क्वेश्चन का। चलिए, हो सकता है अभी आपको लैंग्वेज को पढ़ने में 10 सेकंड लग जाएं, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा। आप बहुत मस्त पढ़ाते हो कसम से सर, लव यू। जितना सुना था आपके बारे में उससे तो बहुत ज्यादा हो सर। आप क्या हो, अबे बहुत ज्यादा क्या अबे दिख नहीं रहा डेस्कटॉप में, तो लैपटॉप में नहीं दिख रहा तो भैया मोबाइल में देख लो। पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, वो तो आपकी गलती है, आपको नहीं दिख रहा होगा। दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक साथ चाहिए, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए, है ना। एक एक करके नहीं, दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ। ठीक है, देवनाथ, गौरव, मोहित, विकास, अंकित, लोकेश, है ना, विजय, सोनू, राजपूत, मोहित, रिंकू, अविनाश, अजय, लव, आरक्षण, ये क्या आरक्षण, निखिल, राजीव जी। दोनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए। बोर्ड पे ध्यान से देखो, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, सेम आने पर क्या करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, कि हम जो माइनस करते हैं ना, माइनस, ये जो माइनस करते हैं, देखो हिंदी वाले बच्चे तो सीधा सीधा माइनस करते हैं, क्योंकि हिंदी में आंसर आगे से बनता है, आगे से। तो हिंदी वाले बच्चे सीधा माइनस, 15 माइनस का 5, 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर बाएं से, और बाएं से 10वां अक्षर क्या होता है, जे। हिंदी वाले बच्चे। लेकिन इंग्लिश वाले में क्या होगा, देखो दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। इंग्लिश वाले बच्चे ना माइनस उल्टा करेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से आंसर दे रहे हैं, तो इसीलिए माइनस भी उनका पीछे से चलेगा, बस ये ध्यान रखना।
हिंदी वाले बच्चे तो आगे से माइनस करेंगे क्योंकि हिंदी तो सीधा सीधा चल रहा है, बट इंग्लिश वाले बच्चे उल्टा चल रहे हैं, इसलिए माइनस भी वो उल्टा करेंगे। तो 15 माइनस का 5, 15 माइनस का 5, 10, 10th फ्रॉम विच एंड लेफ्ट हैंड, एंड लेफ्ट से 10th इज जे। जे इज द राइट आंसर। दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 17 माइनस का 7, 10, 10वां अक्षर कहां से, बाएं से, बाएं से 10वां जे। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। इंग्लिश में उल्टा, 17 माइनस का 7, 10, 10th फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देंगे। ठीक है, कहानी खत्म हो गई, दोनों क्वेश्चन का आंसर जे जे आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, है ना। पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, हिंदी वाले आगे से, इंग्लिश वाले पीछे से। ठीक है जी, सबका नाम लिया जाएगा। बेटा तुम इतने लकी, अगर आज आपका नाम नहीं लिया जा रहा तो टेंशन मत दो, वो एक ना एक दिन लकी डे जरूर आएगा जब आपका भी नाम लिया जाएगा। अक्सर हम टॉप 20 स्टूडेंट का नाम लेने की कोशिश करते हैं, तो कभी ना कभी तो आप टॉप 20 स्टूडेंट की लिस्ट में आ ही जाओगे। ठीक है, सबके कमेंट पहुंच रहे हैं, कमेंट्स लाखों की तादाद में है, इसलिए सबका नाम लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, हाँ जी। Which letter will be 6 to the left of 5th from the right hand in English alphabetical series? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं छठा होगा? चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, इसको बाद में सॉल्व करना, इसका आंसर मत दो, इसको सॉल्व कर लो पहले, सिर्फ इसको, ओनली क्वेश्चन नंबर 5। Which letter will be 6 to the left of 5th from the right hand in English alphabetical series? देखो हिंदी में सॉल्व करते हैं, पहली पोजीशन दाएं है, दूसरी पोजीशन बाएं है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिफरेंट आने पर दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, 5 और 6 11, 11वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। ठीक है, हाँ जी, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, लेफ्ट राइट, डिफरेंट आने पर प्लस करेंगे, 5 + 6 11, 11 फ्रॉम विच एंड, राइट हैंड, क्योंकि इंग्लिश में पीछे हिंदी में आगे। अब बेटा ध्यान से सुनना, के आंसर मत देना, के आंसर वालों सुन लो, के आंसर वालों सुन लो, ये जो 11th लेटर है ना बेटा, ये दाएं से है। जब भी हमें बाएं से काउंट करने को बोला जाता है तो हम काउंट करते हैं यहां से, लेकिन जब हमें बोला जाता है दाएं से बताओ तो हम काउंट करते हैं यहां से। तो हमें दाएं से 11वां अक्षर, यानी कि हमें ये वाला अक्षर चाहिए, Z से 11th लेटर। देखो अभी तक जो हम काउंट कर रहे थे ना, वो कर रहे थे A से 11th लेटर, तो A से 11th लेटर क्या होता है बेटा, 10वां होता है J, 10 के बाद 11, J के बाद K, तो K इज द राइट आंसर। लेकिन अब हमें बेटा Z से बताना है। अब हम कैसे बताएं ये लेटर कौन सा है, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिस की है ना इजोटी की, वो प्रैक्टिस है बेटा फ्रॉम लेफ्ट हैंड, हमने राइट हैंड तो प्रैक्टिस की ही नहीं है। तो अब हम क्या करें, कोई बात नहीं बेटा, जो लेटर राइट हैंड से 11th प्लेस पर है वो लेटर बेटा लेफ्ट हैंड से भी तो किसी ना किसी प्लेस पर होगा। वो लेफ्ट हैंड से कितना दूर है ये पता लगा लो। देखो यहां से यहां तक टोटल कितने अक्षर है सर, यहां से यहां तक टोटल 26 अक्षर है। तो हमेशा याद रखना, जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ना, तो ये पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हम हमेशा एक ज्यादा में से माइनस कर देंगे, एक ज्यादा में से। बेटा टोटल कितने अक्षर है, टोटल 26 अक्षर है। ये पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है कि हम हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करेंगे। टोटल 26 अक्षर है, तो हम बेटा 26 में से 11 नहीं घटाएंगे, हम घटाएंगे 27 में से 11। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए एक ज्यादा में से घटा दो, टोटल +1 में से घटा दो, तो 27 - 11 16। तो जो पीछे से 11वां अक्षर है वही अक्षर बेटा आगे से 16वां है, और आगे से 16वां अक्षर क्या होता है, 15वां होता है ओ, 15 के बाद 16, ओ के बाद पी, पी इज द राइट आंसर। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना है, ये चीज याद रखना। देखो कैसे, जैसे मान लो कि यहाँ पे A B C D E F G H टोटल कितने अक्षर हैं ये बताओ सर। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 अक्षर है। इन 8 अक्षर में जो F है बेटा पीछे से वो तीसरा है, जैसे 1 2 3। अब इसी F की पोजीशन मुझे आगे से पता लगानी है, तो बेटा मैं 3 को ना कभी भी 8 में से नहीं घटाऊंगा, मैं एक ज्यादा में से घटाऊंगा। पता है कितने में से घटाऊंगा, मैं 9 में से घटाऊंगा, तब मुझे फाइनल पोजीशन पता चलेगी। 9 - 3 6। तो देखो जो F है ना वो आगे से छठा है, 1 2 3 4 5 6।
तो जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। ये रैंकिंग का कंसेप्ट है। जब हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो इस कंसेप्ट को फुल डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझो कि कि पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाना है। बेटा ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल 73 बैच है, समझ रहे हो। ये बैच आज ही शुरू हुआ है, एकदम लेटेस्ट बैच है, नया बैच है, नया दिन नई शुरुआत। आज हमने रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ाया है ना। सिर्फ और सिर्फ हम आज आपको इंट्रोडक्शन बता रहे थे रीजनिंग क्या है, और थोड़ा सा बेसिक चीजें हमने बताई हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में। तो बस इतना याद रखना कि अगर मान लो किसी भी लेटर की पोजीशन आपको राइट हैंड से पता चली है, अगर किसी भी लेटर की पोजीशन आपको राइट हैंड से पता चली है तो आप पोजीशन लेफ्ट हैंड में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर 26 अक्षर है तो 27 में से घटा देना। तो हम पोजीशन बेटा लेफ्ट हैंड से पता कर लेंगे, और जैसी पोजीशन लेफ्ट हैंड से पता करेंगे हमें आंसर पता चल जाएगा, क्योंकि हमने जो इजोटी की प्रैक्टिस की है वो लेफ्ट हैंड से ही की है। बेटा ये रिकॉर्डेड बैच नहीं है, रिकॉर्डेड बैच वीओडी के अंदर है, वीओडी के अंदर है। ये लाइव बैच है, मतलब लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों ही बैच है। रिकॉर्डेड आपको वीओडी में मिली है, और अभी आपकी क्लास लाइव चल रही है जो कि मंडे टू फ्राइडे रेगुलर लाइव चलेगी 2:30 से 3:45 PM। ठीक है बाबू। हाँ जी, जिसमें 5 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में लाइव। वीओडी से आप कभी भी खत्म कर सकते हो। ठीक, हाँ जी जोहेब। चलिए, विच लेटर विल बी, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। यहां पर दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर क्या करेंगे बाबू, सेम आने पर माइनस करेंगे। 15 माइनस का 5 10 होगा। 10वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। हिंदी वाले बच्चे आगे वाली पोजीशन से आंसर। देखो दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे। इंग्लिश में माइनस उल्टा होता है, 15 माइनस का 5 10, 10th फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से 10वां अक्षर काउंट करना है। अब हमें पीछे से 10वां तो पता नहीं है, तो इसीलिए हम इसकी पोजीशन आगे से पता लगाएंगे। तो जो पीछे से 10वां अक्षर है वो आगे से बेटा कितना दूर होगा सर, 27 माइनस का 10। भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जो पीछे से 10वां अक्षर है वो आगे से कितना दूर होगा, 27 माइनस का 10 17। 27 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि 26 अक्षर है तो एक ज्यादा में से घटाना है। ठीक है, हाँ जी, तभी पोजीशन इंटरचेंज होती है। तो 27 माइनस का 10 17, और आगे से 17वां अक्षर क्या हो गया, 15वां होता है ओ। 15 16 17 OPQ, OPQ। बहुत सुंदर सर, लाजवाब, कसम खुदा की, मजा आ रहा है। चलिए, तो Q 15 16 17 OPQ, Q इज द राइट आंसर। अब आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां होगा। दाएं से 20वें के दाएं 5वां, दाएं से 20वें के दाएं 5वां। सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर दो। इतने सारे कमेंट्स कर दिए एक साथ। हाँ, मुकेश, आदिल, लोहित, अजय, मोहित, सुमित, आशुतोष, संदीप, प्रद्युम्न, भारती, जीशान, राजपूत, देवनाथ, सहजत, साजिद, आलोक, प्रिया, निधि, प्रियांशु, आराधना, विकी, दीपिका, प्रद्युम्न, कीर्ति, प्रीति, हीरा, दिव्या, ऋतुराज, विशाल, दीपिका, अनमोल, प्रवीण, निधि, नेहा, पंकज, रोहित, अभिषेक। गुड भैया, दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन सेम है। सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15, 15वां अक्षर कहां से, दाएं से। दोनों ही पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 20 माइनस का 5 15, 15 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। तो अंग्रेजी वर्णमाला में पीछे से बेटा ये 15वां अक्षर है, तो इसकी पोजीशन आगे से पता कर लो। 27 में से घटाएंगे, यहां से यहां तक 26 अक्षर है, तो 27 माइनस का 15 कितना होगा, 12। और 12वां अक्षर क्या होता है, 10 होता है। जे 10 11 12, JKL, L इज द राइट आंसर, L इज द राइट आंसर। अच्छा, आप अपने दिमाग में रिवीजन करो, उन लेटर्स को याद करो जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा था। मैंने क्लास की स्टार्टिंग में क्या बताया था,
आई का प्लेस कितना होता है, क्या छुपा होता है आई के अंदर, आई 9, जी के अंदर क्या छुपा होता है, जी 7, एच किसकी शेप दे रहा है, एच 8, एम 13, डब्ल्यू 23 है। दोबारा से आई 9, जी 7, एच 8, एम 13, डब्ल्यू 23। अच्छा एसओटी की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस किससे है, उससे क्यू कितना होगा, ओपी क्यू क्यू 17, एल 12, हाँ एस 19, आर एस टी आर 18। और ये जो छोटा सा होमवर्क दिया था आज मैंने पैराग्राफ राइटिंग का, ये सभी बच्चे जरूर करेंगे, क्योंकि कल जब हमारी मुलाकात होगी तब कल तक सारे अल्फाबेट के प्लेस हमें पता होने चाहिए और एसओटी को हम घर छोड़ के आएंगे। मतलब एसओटी का यूज हमें करना ही नहीं है अब बिल्कुल भी, बस आज के लिए एसओटी था, कल से किसी भी एसओटी का कोई काम नहीं है ना। और बहुत सारे अल्फाबेट के प्लेस तो अभी आपके दिमाग में छप गए होंगे, है ना। हाँ जी मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो। दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन यहाँ पे, दोनों ही पोजीशन यहाँ पे, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, हिंदी में माइनस आगे से चलता है, 7 माइनस का 17, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, माइनस का 10 कहां से, बाएं छोर से। दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, 7 माइनस का 17 माइनस का 10, 7 माइनस 17 माइनस का 10, माइनस का 10 फ्रॉम विच एंड, लेफ्ट हैंड। अब हम फंस गए, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10th लेटर होता ही नहीं है, अंग्रेजी वर्णमाला में माइनस का 10वां अक्षर होता ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम कल पढ़ेंगे कि भैया माइनस का 10वां अक्षर अगर है तो वो क्या है। तो जो माइनस का 10th लेटर है ना, इसके बारे में हम कल जानेंगे, टू वी कंटिन्यू। तो यहीं से हमारी क्लास शुरू होगी कल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है ये हम कल सीखेंगे। भाई नेगेटिव वैल्यू, हालांकि ऐसी वैल्यू आएगी नहीं, हालांकि ये गलत क्वेश्चन है, ये एक एक्सेप्शनल केस है, ये इलॉजिकल क्वेश्चन है, समझ रहे हो। लेकिन अगर गलती से ये इलॉजिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब हम क्या करेंगे, है कुछ तो करना पड़ेगा ना, आंसर तो देना ही पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के ही आ जाएंगे, तो कुछ ना कुछ तो आंसर देना ही है। तो जो आंसर देना है वो क्या देना है, इसको हम आज नहीं कल सीखेंगे। फिलहाल आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। और बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग इस बैच में, मजा आ गया आप लोगों को पढ़ाकर। वैसे तो हमें हर बैच में ही पढ़ा के मजा आता है, क्योंकि पढ़ाना ही हमारी हॉबी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों के बैच मतलब आज तो बिल्कुल ही पता नहीं चला, ऐसा लग रहा था कि जस्ट 5 मिनट पहले ही मैंने अपनी क्लास शुरू की थी, रियली। हालांकि आपको भी कुछ कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी, चलिए कोई बात नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया है। और अगेन ये आप लोगों का बैच है, ये देखो हर बार जो हमारा बैच बनता है वो पिछले पुराने बैचेस का रिकॉर्ड तोड़ने पे तुला रहता है, नंबर ऑफ एडमिशंस पे। तो मुझे लग रहा है ये बैच भी पुराने बैचेस का रिकॉर्ड तोड़ देगा बहुत जल्दी, नंबर ऑफ एडमिशन को लेकर। इतने है ना एडमिशन इस बैच में ऑलरेडी हो चुके हैं। चलिए तो भाई सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। करियरविल प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं यकीनन कह सकता हूं अगर आप इस प्लेटफॉर्म से मतलब जुड़े हो किसी की भी बदौलत, तो बेटा उसको आप बहुत बहुत धन्यवाद बोलना, बहुत बहुत थैंक्स बोलना। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हर सब्जेक्ट, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट आप ले लो और कोई भी टीचर आप ले लो, हर टीचर एकदम रिफाइंड है, डायमंड है, और पूरी शिद्दत मेहनत से आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया जाता है। कोई भी बेईमानी आपके साथ नहीं होगी, कोई भी चोरी आपके साथ नहीं होगी, एकदम ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। जी हाँ, ये कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं है करियरविल, ये आप लोगों के लिए बनाया है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलाने के लिए, ठीक है जी। तो यकीनन अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हो तो डेफिनेटली आपको सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन वो ईमानदारी आप अपने अंदर भी रखना, हमारे अंदर है आप भी रखना, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। कल मुलाकात करते हैं आप लोगों से इसी वक्त, मतलब 2:30 पर, ठीक है। लव